इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम, इसका प्री में इतना रोल नहीं रहता, लेकिन ये मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अभी 2 दिन पहले एक बच्चा आया था जैसे मेंस लिखना है इस बार, तो एक क्वेश्चन आया था कॉन्ट्रैक्ट में से, मैं आपको बताती हूँ क्या क्वेश्चन आया था। इसमें इसमें हमेशा बोलती हूँ ना कि इसके इलस्ट्रेशंस क्वेश्चन बन के आते हैं। तो 2-3 कॉपियां मैंने मेंस की एनालिसिस करी, जो मेंस की कॉपीज आती है आरटीआई में, उसमें सब में उसको सब जितने भी कॉपीज आई उसमें सब में 0000 मिले हुए थे। अब वो 00 क्यों मिले हुए थे? क्योंकि वो क्वेश्चन समझा नहीं। होता है ना, हम लोग कंसेप्ट लिखना शुरू कर देते हैं, जनरली कोई चीज समझ में आ गई कि हाँ ये वहां से आई है, इस इलस्ट्रेशन को उठाकर दिया है, तो हमें इस तरह से इसका आंसर फ्रेम करना है। क्वेश्चन कहां से दिया था? सेक्शन, आपका जो सेक्शन 43 है, इसका एक सेक्शन 43 है कि सबकी ऐसे जॉइंट लाइबिलिटी होती है, पेमेंट करने में जॉइंट लाइबिलिटी होती है। तो क्वेश्चन कैसे बन के आया था? क्वेश्चन ये वाला जो इसका इलस्ट्रेशन है, थर्ड वाला इलस्ट्रेशन है 43 का, उन्होंने एज इट इज क्वेश्चन में उतार दिया मेंस के 3 नंबर में। 3 नंबर में इतना छोटा सा इलस्ट्रेशन पूछा है, तो कंसेप्ट ये था कि 2-3 पार्टनर्स हैं, जैसे कई बार बताते ना ए तो बी सी और डी, तो इससे कितने कितने 3000 रुपए इन तीनों ने लिए थे। देने की लायबिलिटी किसकी हुई? 1000 ये देगा, 1000 ये देगा और 1000 तीसरा देगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है इलस्ट्रेशन में? उन्होंने जॉइंट प्रॉमिस किया है, संयुक्त वचन दिया है पेमेंट देने का, 3000 रुपए देने हैं। अब जो ए है उसने सी को कंपेल किया पूरा पैसा देने के लिए, मतलब 3000 रुपए पूरे देने के लिए कंपेल कर दिया, एक से ही ले लिए 3000 रुपए, जबकि एक हजार रुपए सबसे लेने थे। तो इसकी लायबिलिटी कितनी हुई? सिर्फ 1000 की, लेकिन इसने इन दोनों की भी 2000 रुपए पे किए, तो वापस भी तो लेगा अपना पैसा। अगर पे किया है, पेमेंट किया है 2000 रुपए का, तो वापस भी लेगा। तो बी और डी की लायबिलिटी बनी हुई है। अब इसमें आगे ये बोला है कि जो ये बी है वो कुछ भी देने में असमर्थ है, मतलब वो एक पैसा भी नहीं दे सकता। जैसे हो जाता है ना, कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है, दिवालिया है, तो दिवालिया से तो आप पैसे ले ही नहीं सकते, उसको तो वो डिक्लेयर कर देती है, लॉ डिक्लेयर कर देता है कि उससे आप कुछ भी नहीं ले सकते। तो ये तो कुछ भी देने में असमर्थ है, तो यहाँ जो लायबिलिटी है, मतलब इससे तो आप 1000 रुपए नहीं ले सकते, तो ये तो अपने 1000 रुपए देगा ही सी को, क्योंकि इसी ने दिए ना इन दोनों के 2000 रुपए। पर ये जो 1000 रुपए है वो कैसे डिवाइड होंगे? ये भी वापस मिलेंगे, तो 1000 रुपए होंगे कि 500 रुपए ये और 500 रुपए ये, तो इन दोनों के कितने हो गए? 1500। सिंपल फंडा। क्वेश्चन समझने की होती है कि जब जॉइंट लायबिलिटी होती है तो हमें किसे मेंशन करना है कि सेक्शन 43 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जॉइंट लायबिलिटी के बारे में बताया गया है और उसमें ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। आपको फिर वो वाला पूरा फ्रेमिंग करके आंसर को लिखना है। वो तो मेंस के टाइम जब भी आएगा वो फ्रेमिंग बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से उठ के आया? सेक्शन 43 से। जिसे हम लोग ऐसा होता है ना, कई बार जब पढ़ते हैं फ्लो में तो क्या सोचते हैं कि मेंस का क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? क्वासी में से आ जाएगा। मेंस का क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा? कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से आ जाएगा, पूरा का पूरा पूछ लेंगे। लेकिन आजकल कंसेप्ट बदल गया, आजकल पर सेक्शन आपका क्वेश्चन बन सकता है। किसी ने कोई वो ठेका नहीं ले लिया किसी भी टॉपिक ने कि यही आपका मेंस का। आरपीएससी जब एग्जाम करवाती थी ना, तब ये पैटर्न चलता था कि एक पर्टिकुलर टॉपिक आया करता था, लेकिन आजकल एक एक सेक्शन पर आपका एक एक क्वेश्चन बनता है। ये मेंस का क्वेश्चन है और देख लो कहाँ से बना है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका मेंस में मेजर रोल प्ले करता है। अगर अब 3 नंबर कवर हो जाए, अगर आप बेसिक पूरा कंसेप्ट समझा कर आओगे तो आपको 3 नंबर का बेनिफिट है, और पूरे में से पूरे मिलते हैं जब आप पूरा इलस्ट्रेशन समझाते हो। तो अगर आपने वहां पॉइंट भी कर दिया ना कि ये सेक्शन 43 है, तो उसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आप पूरा उसको समझा दोगे तो आपको पूरे 2 नंबर, मतलब 3 में से 3 नंबर मिलते हैं इसमें। और बच्चों ने कितने लिए? 00, क्योंकि समझे ही नहीं ना क्या पूछना चाह रहा है।
मेरे पास आए थे अभी अभी जब मेंस का टाइम चल रहा है तो लेकर आते हैं ना पुराने कॉपीज, आइए हमारे 00 क्यों आए, मैंने कहा डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पूछा है, इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इलस्ट्रेशंस पढ़ने हैं, सारे इलस्ट्रेशन पढ़ने, दिमाग में उतारने हैं कि क्या चीज बोली है। ठीक है, चलिए अब अपन तो अपने बेसिक कंसेप्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है, हम स्टार्टिंग करेंगे। आपको इनिशियल लेवल से उस लेवल पे ये चीज अब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है, जो हमारा लंबा चलेगा, लेकिन आपका ऐसा क्लियर होगा कि आपको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसमें सब चीजें, सब टॉपिक वाइज हमें कैसे चलना है, कितना टॉपिक्स हम कवर करेंगे, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का, देखो लीगल हिस्ट्री बैकग्राउंड वगैरह भी कॉन्ट्रैक्ट की पता होगी। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि सारे लॉज पर अप्लाई होता है, मतलब जहां भी कुछ, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है, किसी भी गुड्स का ट्रांसफर किया जा रहा है, वो सब किस में होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही है वो एक तरह का। आज अगर इसमें से कितने पार्ट थे इसके, पार्टनरशिप एक्ट कहां से निकला, कॉन्ट्रैक्ट से। सेल्स ऑफ गुड्स कहां से निकला, कॉन्ट्रैक्ट से। इसका मतलब ये सब किसके पार्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट के। तो कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही गया है ना किसी तरह का, जहां दो लोग कोई भी चीज के लिए अग्री होते हैं, जैसे एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने उसका एक्सेप्टेंस दिया, तो वो क्या हो गया, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बस उसमें लीगल बाउंडेशन होनी चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट की लीगल बाउंडेशन हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, इस बार ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, प्री में तो शायद एक क्वेश्चन आया कॉन्ट्रैक्ट का, दो आए ना, एक तो वो श्योरिटी वाला आया, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था श्योरिटी वाला पूरा, वो भी इलस्ट्रेशन उठाकर पूछा है, और एक कौन सा आया था, दूसरा कौन सा आया, इलस्ट्रेशन ही आया था, पर मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे इतनी बार पेपर पढ़ चुकी ना कि दूसरी चीजें याद आ रही है, वो मैं भूल गई। ऑब्जेक्शंस लगा रहे हैं बच्चे, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज हो रहे हैं, आप लोग भी लगाना चाहो तो ऑब्जेक्शंस लगाओ, अभी तो टाइम है। लग रहे हैं ना अभी तक, या बंद हो गए? वैसे है ना, फायदा नहीं है, क्योंकि हर इंसान ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, अगर आप नहीं लगाओगे तो भी लग चुके, जो आप सोच रहे हो ना वो ऑलरेडी रेज हो चुका, आप नहीं लगाओगे तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हो जाएगी, रेवेन्यू ही पहुंचेगा हाईकोर्ट के पास आपके से। इसमें सब आ जाता है, इंडेमिनिटी, गारंटी, जो भी है ये सारे आ जाते हैं इसमें, एजेंसी, सब किस में कवर होते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं। वो डिवाइडेशन तो अलग करवाऊंगी, 174 वो बीच का कहाँ गया, पार्टनरशिप एक्ट बना है और सेल्स ऑफ गुड्स बना है। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यहाँ नहीं हो पाएगा, नीचे कर दूं थोड़ा। देखो प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है, कितने तरह की संपत्ति होती है, दो तरह की, एक मूवेबल और एक इमूवेबल। तो हमें देखना है ना कि कौन किस चीज पर क्या लगता है, क्योंकि आधी चीज का कंफ्यूजन तो यही रहता है कि मूवेबल पर क्या और इमूवेबल पर क्या। तो प्रॉपर्टी होती है हमारी दो तरह की, एक है आपकी मूवेबल और एक इमूवेबल। जंगम और स्थावर, दोनों लैंग्वेजेस को कवर करके चला करो। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, ये चीज आपके कहीं ना कहीं एक नंबर भी बचा लेती है। जैसे आता है ना, इस बार भी आया था ना, लेजिटिमेट, वैलिडेट, बचाती है। और
एक एंटोनियम आया था, रेट्रोस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट का आया था। जब हम क्लास में चीजें बोलते हैं तो हमारे दिमाग में रहती है कि जब मैं बोलती थी कि भविष्य लक्ष्य क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है, और आपका भूत लक्ष्य क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव होता है, तो दिमाग में रहता है कि प्रोस्पेक्ट देख के कहाँ जाना है, रेट्रोस्पेक्ट के पीछे जाना है। ठीक है, तो हमेशा दोनों लैंग्वेजेस को कवर करके चला करो, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। हिंदी जितनी है उतनी इंग्लिश है, इंग्लिश जितनी उतनी हिंदी है। तो मूवेबल पर क्या लगेगा, ये भी एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर लगता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। माल विक्रय अधिनियम, क्या ईयर है उसका, लिखवाया मैंने 2-3 बार, क्या ईयर है, 1930, 1930। और स्थावर पे कौन सा लगता है, ट्रांसफर ऑफ, एक बार बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं इसमें से, क्लास में बताया था पढ़ाते टाइम, सेक्शन 6 को रट लेना, 116 के इलस्ट्रेशन रट लेना। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों वहीं से आए उठ के, सेक्शन 6 में से एक पूछा, 116 में से इलस्ट्रेशन पूछा। अब ना उसके सुनने के बाद अगर कान के ऊपर से निकाल दो तो बात अलग है, वरना चीजें बता दी जाती है पहले ही। संपत्ति अंतरण अधिनियम, इसका ईयर क्या है, 1882। तो ये चीज तो आप क्लियर कर लो कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए है, जो माल होता है गुड्स। ठीक है, गुड्स क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है। और आपका जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो क्या है, इमूवेबल की बात करता है, मतलब कोई भी इमूवेबल अगर कोई प्रॉपर्टी होगी तो उस पर कौन सा लगेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। ठीक है, और ये सब क्या है, एक तरह के दिस इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या है ये सब, संविदाएं हैं, ये सब संविदा होती है। कोई भी अगर जैसे प्रॉपर्टी बेच रहे हो, 2 लोगों ने प्रॉपर्टी बेची, तो एक ने उसके सामने ऑफर किया ना प्रॉपर्टी बेचने का कि मेरी ये प्रॉपर्टी मैं बेचना चाहता हूँ, और दूसरे ने बोला कि मैं खरीदना चाहता हूँ, तो उनके बीच में क्या हो गया, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी गुड्स है, जैसे आपके पास कोई बाइक है और आप उसे बेचना चाहते हो, तो आप सामने वाले को ऑफर करोगे कि मैं अपनी बाइक इतने रुपए में बेचना चाहता हूँ विद कंसिडरेशन, तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। मूवेबल के लिए भी और इमूवेबल के लिए भी, दोनों में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट हर तरीके से होता है, कुछ टेक्निकल एक्ट्स होते हैं और कुछ किसी में किसी भी टेक्निकल चीजों की जरूरत नहीं होती है। जैसे टेक्निकल क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात की जाए तो सेक्शन 17 क्या बोलता है वहां का, कि जो उस लिस्ट में है, सेक्शन 17 की लिस्ट में जो चीजें हैं उनका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो आगे आगे जाकर आप किसी भी चीज की डिमांड नहीं कर सकते, मतलब वो लॉफुल नहीं रहेगी कि हाँ इस चीज का हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। स्पेसिफिकली जैसे आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उठाओगे तो आपको कहीं कहीं मिलेगा कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसका नहीं करवाना, 100 रुपए से ऊपर की कोई चीज है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर उसका अगर कोई भी अगर लीज है तो 1 साल से ज्यादा की है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। लेकिन जो सेक्शन 17 है उसकी लिस्ट आप उठाकर देखोगे तो आपको वहां सब चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको एक साथ चीजें देखनी है कि किनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है और किनका नहीं है, तो आप सेक्शन 17 और 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ सकते हो, उसमें आपको एक साथ ही सब मिल जाता है। तो भविष्य में कभी गलती नहीं होती कि किसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और किसका नहीं करवाना चाहिए। जैसे विल होती है, विल का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, विल का रजिस्ट्रेशन करवाना सामने वाले का क्या होता है, डिस्क्रिशनरी राइट होता है, वो चाहे तो करवाए और चाहे तो नहीं करवाए। और उसके लिए क्या होता है कि अगर उसको प्रूफ करना होगा तो क्या जरूरत होगी, सेक्शन 68 में जाओ एविडेंस के, सेक्शन 68 एविडेंस क्या बोलता है कि विल को प्रूफ करने के लिए, मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसे बनाया गया है तो कम से कम एक विटनेस बुलाना जरूरी होता है जब उसे प्रूफ करना होता है। एविडेंस पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो एविडेंस क्या बोलता है 68 कि कोई भी ऐसी कोई डॉक्यूमेंट है जिसे प्रूफ करना हो, तो अगर उसे किसी विटनेसेस की प्रेजेंस में उसे अटेस्टेड किया गया था, सामने वाले ने बनाया, उसका अटेस्टेशन करवाया, ठीक है, तो एक जो साक्षी होता है, जो एक विटनेस होता है, उसे बुलाना पड़ेगा, कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी, जो भी अटेस्टेड विटनेस होता है उसे बुलाना कंपलसरी होता है
उसको प्रूव करने के लिए। इसलिए हमेशा एक मजाक में भी कहा जाता है, आपके दिमाग में रह जाएगा कि कभी भी किसी रिश्तेदार को विटनेस नहीं बनाना चाहिए। कभी भी किसी रिश्तेदार को विटनेस इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि माना उन्होंने मना कर दिया आने के लिए, तो आपकी विल ही प्रूफ नहीं होगी, ठीक है। तो हमेशा अगर कोई विटनेस लेकर आओ तो बाहर का लेकर आओ, ठीक है। वरना तो अगर जैसे होते हैं ना, कोई इंसान मुंह फुला लेते और नहीं आए तो आपकी विल रह जाएगी प्रूव होने से। तो इसको ऐसे याद रखना है कि एक विटनेस बुलाना जरूरी होता है, ठीक है। ये सब क्या है, एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब आप बात करते हैं हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एनआई में से भी इस बार वही क्वेश्चन पूछा जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि कंपनी के डेफिनेशन के पीछे भागते हैं, वहीं से उन्होंने डायरेक्टर उठा लिया इस बार। चीजें ऐसा होता है ना, हाई कोर्ट एक माइंडसेट लेकर चलते हैं हमेशा पेपर बनाने में। अगर आपको भी कुछ टाइम में समझ आने लग जाएगा इसको पढ़ते पढ़ते कि हाई कोर्ट एक माइंडसेट लेकर पेपर बनाती है। अब जैसे पता चल जाता है कि डीवी में अगर अब जो बेसिक जो क्वेश्चंस पहले आया करते थे ना पुराने जमाने के, वो सब नहीं आते हैं उनके। तो अब जैसे आप डीवी उठाओ तो आपको लगे कि ऑर्डर्स के बारे में पूछेंगे कि कौन से ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है, भाई सबको पता है वो चीज। पेपर को टफ भी तो बनाना है, तो हमेशा ऐसी चीज चूज करते हैं। जैसे मैं बोलती नहीं थी, सेक्शन 16 को चूज करते हैं ये लोग। एक तो कैमरा प्रोसीडिंग पूछेंगे ही, और इसका टाइटल कहीं से भी पूछ सकते हैं, या तो पॉक्सो का उठा के पूछ लेंगे या फिर आपका डीवी का पूछ लेंगे। तो इस बार उन्होंने डीवी का पूछ लिया, डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। तो टारगेट वही होते हैं जो नहीं देखे जाते। जैसे एनआई उठाओगे तो एनआई में 138 के पीछे भागोगे, ठीक है, 139 के पीछे भागोगे, 141 में भी ऊपर का पढ़ लोगे कि कंपनी के द्वारा अपराध है, लेकिन नीचे की डेफिनेशन को कोई नहीं पढ़ता, तो वो भी वहीं से पूछते हैं कि आओ। तो उसको गलत करके आए मैक्सिमम, जो बाहर जो जिनके आ रही है ना एनालिसिस होने के लिए, वो ऑल ऑफ द अबाव पे करके आए, लेकिन उसमें क्या था, फर्स्ट ऑप्शन। सिर्फ फर्म का जो पार्टनर होता है वही डायरेक्टर में आता है फर्म के रिगार्डिंग, नीचे वाले नहीं आते हैं। वो जो भ्रम के लिए डालते हैं, ऑफेंस माना जाता है उनका, सचिव का, मैनेजर का, वो लोग डायरेक्टर में नहीं आते हैं। इसलिए क्लास में कहीं भी हर बात सुननी होती है ध्यान से कि क्या बोला है। चेक भी क्या माना जाता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो चेक होता है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि पैसे दे रहे हो ना आप, एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको इतनी राशि दूंगा, उसके बदले में आप उसको कुछ दे रहे हो कोई सिक्योरिटी रखने के लिए, तो वो भी क्या हो रहा है आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हो जाता है कि दो लोग किसी भी बात को लेकर अग्री करते हैं, एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दी, वही क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कह सकती, एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया में आप चलते फिरते 1000 बार 2000 बार एग्रीमेंट कर लेते हो, चलते फिरते करते हो, हर बात के लिए एग्री हो जाते हो ना, तो वो क्या है, एक तरह का एग्रीमेंट। और उसे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करता है सेक्शन 10, एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, पार्टनरशिप एक्ट। बेसिक पढ़ा रही हूँ ये क्योंकि इससे आपका इंटरव्यू तक का काम निकलेगा, क्योंकि वहां पे अब नंबर ज्ञान करना जरूरी है। ये सब भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। संविदा, इसे अलग लिखना, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट apply on all types of contract। क्या है जनरल प्रिंसिपल, कौन से वाले कहलाते हैं जनरल प्रिंसिपल? 1 से 75, वेरी गुड। संविदा के सामान्य सिद्धांत सभी प्रकार की
संविदाओं पर लागू होते हैं। कौन से? सेक्शन 1 to 75। कहने का मतलब ये है, इसका मैं बात बता देती हूँ कि जो 1 to 75 है ना, वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ना, मतलब जितने भी टाइप के किए जाते हैं, अंडर पार्टनरशिप एक्ट, अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सब पर जनरल प्रिंसिपल्स इक्वली अप्लाई होते हैं। लेकिन जो हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सिर्फ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर ही अप्लाई होते हैं। जैसे अगर कोई प्लेस करता है, गिरवी करता है, तो ही गिरवी के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। अगर कोई इंडेमिनिटी वाली बात है, क्षतिपूर्ति वाली बात है, तो ही। जैसे इंश्योरेंसेस क्या माने जाते हैं? इंश्योरेंसेस क्या माने जाते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो हमारा फायर इंश्योरेंस है और जो हमारा मरीन इंश्योरेंसेस है, वो क्या माने जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, क्षतिपूर्ति की सुविधा। ठीक है, दो तरह के। अगर इंश्योरेंसेस की बात करें तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस भी आता है। लेकिन लाइफ और हेल्थ को इंडेमिनिटी में नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जीवन की और स्वास्थ्य की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। कोई इंसान मर गया तो आप उसे वापस नहीं ला सकते, ठीक है, किसी भी तरह से उसे मुआवजा देकर, ना किसी की हेल्थ को रिकवर करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन फायर इंश्योरेंसेस इसलिए कि अगर घर में आग लग गई तो घर बनाया जा सकता है, किसी और चीज में आग लग गई तो उसे बनाया जा सकता है। मरीन इंश्योरेंस ये है कि अगर जहाज डूब गया तो वैसा का वैसा जहाज भी बनाया जा सकता है। तो जिसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है वही सिर्फ इंडेमिनिटी में आते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट भी है। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको अपना बेसिक दिमाग भी लगाना होता है। माना आपको कोई प्रोविजन नहीं आ रहा, याद नहीं करके आए, वॉट एवर, लेकिन जर्नल बेसिक रूल लगाओ। जिस दिन बेसिक रूल लगाओगे ना पेपर में, 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। बेसिक वाला दिमाग कि हाँ, क्या ये चीज इसमें कवर हो सकती है, खुद के दिमाग से पूछो। जैसे इस बार पूछा गया है, उसको ऑब्जेक्शन फाइल हुआ है, जो आईपीसी का क्वेश्चन आया है जिससे नॉट अमाउंटिंग मर्डर या अमाउंटिंग टू मर्डर वाला है, उसमें अभी कंफ्यूजन चल रहा है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन रेज किए हैं बच्चों ने कि हत्या की कोटि में आने वाला है या हत्या की कोटि में नहीं आने वाला है। तो वो मेजरली लोगों ने हत्या की कोटि में आने वाला किया है, लेकिन वो हत्या की कोटि में ना आने वाला ही रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि उसने अपना प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से आगे बढ़ गया ना वो। ऐसा थोड़ी है कि उसका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो गया था। वहां लिखा नहीं है ना, कोई फैक्ट थोड़ी लिखा है कि उसका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो चुका था। 102 में जो उसका अधिकार शुरू होता है, प्राइवेट डिफेंस कहाँ से स्टार्ट होता है कि जहां किसी इंसान को आशंका हो जाती है, कोई भी किसी तरह का, अगर उसे लगता है कि कोई मुझे मेरी डेथ कॉज कर सकता है, मुझे हानि पहुंचा सकता है, तो उसका प्राइवेट डिफेंस का राइट स्टार्ट हो जाता है 102 में आईपीसी में। और वो तब तक बना रहता है जब तक उसे इस तरह का डाउट रहता है कि ये मुझे किसी भी तरह से हार्म कर सकता है। तो वहां कहाँ लिखा था कि भाई उसका वो डाउट खत्म हो गया था, मतलब उसका प्राइवेट डिफेंस था, उसने एक्सीड कर दिया उसे। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम बहुत लंबा प्रोसेस चला है और अभी तो चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्शंस कंसिडर नहीं किए हाई कोर्ट ने तो उस पर रिट फाइल होगी। 197 वैकेंसी आई थी, तब भी ये सब चला था। 1.5-2 महीने एग्जाम डिले हो गया था। वो इसलिए हो गया था क्योंकि ऑब्जेक्शंस आए, पहले हाईकोर्ट ने कंसिडर ही नहीं किया, नहीं मानते हम। ठीक है, हाईकोर्ट बहुत कम ऑब्जेक्शन कंसिडर करती है। कर लिए तो फिर वो बच्चों ने रिट फाइल करी, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी को कोई भी खराब नहीं करना चाहता। अगर कहीं मौका मिलता है तो देना चाहता है कि आगे मेंस दूं मैं। तो रिट फाइल होती है। रिट में भी क्या कंसिडर हुआ था उस टाइम? तो सिर्फ एक को कंसिडर किया था, एक डिलीट हुआ था, बाकी सबको उन्होंने 25 ऑब्जेक्शन फाइल हुए थे उस टाइम। 25 क्वेश्चन में बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज किया था, कंसिडर क्या हुआ? एक क्वेश्चन। अब इस बार देखते हैं कुछ नया आमूलचूल परिवर्तन हो जाए। मैं भी इस इंतजार में, ताकि बच्चों को बेनिफिट मिल जाए। वैकेंसी बहुत बड़ी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगर जिसने बेवकूफी से खराब करी है उसका तो मैं क्या बोलूं, लेकिन जिन्होंने दिमाग से पेपर किया है ना, उसकी तो मैं सराहना कर रही हूँ उस चीज को लेकर, दिमाग से पेपर किया है तो। तो ये किस पर होते हैं? जनरल प्रिंसिपल सब तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पर और सब तरह के लॉज पर अप्लाई होते हैं, ठीक है, बाकी के नहीं होते हैं। जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ स्पेशल केसेस में ही अप्लाई होंगे। अब हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नहीं, रुको एक मिनट। अब बात आती है
आज जनरल चीजें बता रही हूँ, आज इतना डीप में मैं लेकर ही नहीं जा रही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करने से पहले मुझे जनरल चीजें बतानी है। तो बच्चा एंड तक ये पूछता रहता है कि मूवेबल पर क्या लगेगा, रिमूवेबल पर क्या लगेगा। तो यहाँ सब चीजें क्लियर हो रही है आज कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस पर अप्लाई होता है, किस पर अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट जब भी मैं पूछूंगी तो आपके विजिलेंट रहना चाहिए, ठीक है। जो आई थी ना विजिलेंटी बस वाली, वैसा विजिलेंट होना चाहिए कि जागरूक जागरूक होकर मैं सहायता करूंगी, अगर आप लोग सो गए तो मैं सहायता नहीं करूंगी। वो लिमिटेशन में कौन सी वाली मैक्सिम लगती है कि विधि जो होती है ना, परिसीमा विधि जो होती है, लिमिटेशन एक्ट, वो जागरूकों की सहायता करती है, जो सुषुप्त लोगों की नहीं करती, जो सो गए उनकी सहायता नहीं करती। क्योंकि आप 3 साल का अगर आपको लिमिटेशन दिया है, 3 साल आप सोते रहे, तो चौथे साल उठकर आओगे तो बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। तो वो इसलिए वो मैक्सिम लगती है उसमें विजिलेंटी बस वाली, कि जागरूक रहोगे तो आपको अधिकार मिल जाएगा, अगर सो गए तो अधिकार खत्म। इसलिए चलो चलो जागरूक होके एनफोर्समेंट। आज काफी दिनों बाद क्लास ले रहे हैं ना। हाउ विल एनफोर्समेंट की बात करते हैं, प्रवर्तन की, कि जो संविधाएं हैं उसका प्रवर्तन कैसे करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा, चलिए बताइए। जर्नल बताओ मुझे। जर्नल जर्नल बताओ कि अगर आपसे, चलो आप एडवोकेट हो, भाई ये बनने से पहले तो एडवोकेट ही हो ना, जज और जो भी बनना है आपको एपीओ, उससे पहले तो आप वकील हो। तो आपसे कोई आगे पूछे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका एनफोर्समेंट कैसे करवाएंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, आप कहाँ लेकर जाओगे उसे, कोर्ट में तो लेकर जाएंगे, पर कोई लॉ भी तो लेकर जाएंगे साथ में, कोर्ट में कहेंगे क्यों आए आपको भी कोई एडवोकेट हायर करना पड़ेगा जो आपको लॉ बताए। जैसे कोई आदमी अपराध कर लेता है, चलो आप एडवोकेट हो, आपके सामने कोई केस आएगा, तो वो आपसे ये तो पूछते आएगा कि फलाना काम कर दिया मैंने, इसका मर्डर कर दिया, या इसके यहाँ चोरी कर ली, इसके डकैती कर दी, या इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, या उसने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। अब क्या लॉ लगेगा, वकील के पास क्यों जाता है आदमी, रिप्रेजेंटेटिव ढूंढने के लिए जाता है ना, कि ये मेरा प्रतिनिधित्व करे कोर्ट में जाकर। क्या होता है एडवोकेट, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही तो है आपका, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में जाके, क्योंकि आपको विधि नहीं आती, वो आपको विधि बताते हैं कि यार इस पर ये वाला सेक्शन अप्लाई होगा। अगर अगर तुमने किसी का मर्डर कर दिया तो 300 लगेगा, अगर कुछ एक्सेप्शनल कैटेगरी होगी तो 299 में आ जाएगा। तो वो वकील ही बताते हैं ना। तो आप तो वकील हो, आप भी वकीलों के पास जाओगे क्या दोबारा पलट के लॉ पूछने के लिए कि भाई इस पे क्या लगेगा, तो खुद का तो खुद ही करना पड़ेगा ना। तो कैसे एनफोर्स कराएंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या होता है, पढ़ा है ना, एसआरए क्या है, संविधाओं का विनिर्दिष्ट प्रवर्तन, यही तो करवाते हैं उसमें एसआरए में। बात ये है ना कि हम पढ़ते सब हैं, लेकिन बुद्धि वहां तक जा नहीं पाती, और यही हमें इंटरव्यू में मार देती है सीधी सीधी। जब आपसे वहां पूछा जाएगा तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही तो चेक करेंगे, कि आप अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रख रहे, आपने पढ़ लिया एसआरए, मुझे पता है सबने एसआरए पढ़ रखा है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर एनफोर्स कराना होगा तो कहाँ कराएंगे। इस एसआरए में क्या बात की गई है, हर जगह संविदा लिखा हुआ है वहां, तो वहां प्रवर्तन नहीं कराया जाता संविदाओं का, तो वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यही बुद्धि चेक करनी है आज मुझे क्लास में सबसे पहले, बाद में दूसरी बातें करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा के निकल जाऊं क्या मतलब है जब बेसिक नहीं समझाऊं तो। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका सब्सटेंटिव लॉ है, जिसमें बताया गया है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, लेकिन आपको एनफोर्समेंट कराने के लिए तो किसी लॉ के थ्रू जाना पड़ेगा ना। भाई हम इस लॉ के थ्रू आए, जैसे एसआरए में जगह जगह बात की गई है कि अगर ये संविदा की गई है तो इसको इस तरह से करवाया जाएगा। अगर किसी ने पार्ट परफॉर्मेंस करवाना है, या किसी ने किसी तरह का, अगर किसी उसके ऊपर किसी तरह का चार्ज ले रखा है तो उसमें क्या कंडीशन रहेगी, कौन करवाएगा, कौन पार्टीज होगी, सामने कौन सी कंडीशंस देखी जाएगी, ये सब किस में बात करी गई है, एसआरए में बात की गई है, ठीक है। और चीज बताती हूँ, रुको।
ये जो हाउ वर्ड दिया है ना, उसका हम दो तरीके से कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो है ही, लेकिन मेजरली क्या होता है, आप सिविल सूट, सिविल वाद कर सकते हो। किसमें सिविल वाद किसमें होते हैं, सीपीसी में। वेरी गुड, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ क्या है आपका, सीपीसी। अगर कोई भी सिविल सूट होगा तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, सीपीसी में जाना होगा। प्रोसीजर तो वही दे रखा है ना, जैसे आज अगर कोई मर्डर करता है, कोई रॉबरी करता है, या किसी तरह की डकैती होती है, तो वो कहाँ जाता है, सीआरपीसी में, प्रोसीजर के लिए। इसी तरह से अगर सिविल का कोई मामला है तो कहाँ जाएगा, सीपीसी में, ठीक है, सिविल प्रोसीजरल कोड। और अगर एक और चीज है, वो कहाँ जा सकता है, एडीआर। एडीआर कहाँ दे रखा है आपका, आर्बिट्रेशन, जो आपका एक एक्ट ही बना रखा है पूरा। और सीपीसी में कहाँ दे रखा है, जो मेंस के लिए अपियर हो रहे हो उनसे था सेक्शन 80, सेक्शन 80 रूल 10 1A 1B 1C 80 में है ना। 80 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में आता है। सीपीसी का जो 80 है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, ठीक है। 80 नहीं, सॉरी 89 में भी 89 में, ठीक है। 89 में, 80 में तो नोटिस के बारे में बात की गई है। 89 जो आपका है वो किस में आता है, आपका मेंस में आता है। मेंस में इसलिए आता है क्योंकि आर्बिट्रेशन का एक 10 नंबर का सवाल पूछा था मेंस में, जिसमें सेक्शन 89 को कवर किया था। और आपका जो इसका मेन केस है, जिसने इसकी दिशा पलट कर दी थी 89 की, वो एफ कॉन्स वाला जो केस है, एफ कॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो केस है, वो बहुत डिटेल में, जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, जब आप आरजीएस के इंटरव्यू में जाएंगे तो वो केस आपसे पूछा जाएगा। ये जब आपकी होगी सीपीसी तब आपका इस पे डिस्कस आएगा, जब आपका सेक्शन 89 आएगा। एफकॉन्स वाला केस अलग से भी लिखवाया जाता है ताकि वो पूछ ले। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू एक एक चीज पर खत्म हो जाता है, जैसे आपसे कोई केस पूछ लिया तो उस केस पर आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। अगर आपका वो स्ट्रांग नहीं है तो आप वहां, इस बार देखते रिसेंट जजमेंट्स पूछे हैं, बिल्कुल रिसेंट। सारे जजमेंट्स कौन से आए, रिसेंट आए, पुट्टा स्वामी को छोड़ दो, बाकी सब रिसेंट पूछा है। तो दो रेमेडी उसके पास, या तो वो सिविल सूट फाइल कर दे सीपीसी में, या फिर वो आर्बिट्रेशन में चले जाए, माध्यस्थम के थ्रू अपने उसका निपटारा करवा ले। इसमें चार चीजें होती है, उसका भी मैंने कोड बना रखा है। जब सेक्शन 89 आएगा तो उसमें चार चीजें होती है, जैसे मैं एससीजीएम के थ्रू करती हूँ गवाही, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट होता है, और आपका मीडिएशन। एससीजीएम याद कर लो, चार चीजें होती है, सिर्फ चार दे रखी है उसमें। और ये आपका बढ़िया याद भी रह जाएगा, पोस्ट भी मिलेगी इसकी तो आपको। एससीजीएम होता है, सीजीएम से पहले क्या बनते हैं, एससीजीएम, याद हो जाता है ये। कोडिंग में करो, सब चीजें याद हो जाएगी। तो चार चीजें होती है 89 में। आर्बिट्रेशन होता है आपका, कंसिलिएशन होता है जो सुलह होती है, फिर आपका जुडिशियल सेटलमेंट होता है, बीच बचाओ लिखो, भाई कविता सब नोट करती है ये आर्बिट्रेशन है। मेरा आपको ज्यादातर कोडिंग वर्ड ही मिलेगा, कोडिंग का चलता है। मेजर में तो बहुत ही कोड बना रखे हैं भर भर के क्योंकि याद करने के फंडे होते हैं। अगर आप याद करके जाओगे, बेसिकली आपका सब क्लियर है, मेंस कुछ नहीं रुकने वाला। तो बच्चा पूछता है कि क्यों नहीं रुका, तो वो इसी की वजह से नहीं रुका क्योंकि आप एक सिस्टमेटिकली लेकर चलो, कभी नहीं रुकेगा। कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट, और ये आपका मीडिएशन। ठीक है, इजी है ना, यही याद हो गया। ये याद हो जाते हैं जब खुद से करेंगे, अगर नॉर्मली याद करेंगे तो फिर याद नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमें चलना है, ये तो बात कर ली। अब टेक्निकल रिक्वायरमेंट किस किस में होती है, बस ये लिख लीजिए, फॉर सम एक्ट नीड्स
टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? इसमें हमारे दो एक्ट आते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट इसका सेक्शन 17 टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। इसमें जिन चीजों के लिए बोला है वहां आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। एक आपके स्टाम्प ड्यूटीज आती है, जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टाम्प एक्ट होते हैं। जैसे राजस्थान का भी है राजस्थान स्टाम्प एक्ट, ठीक है, जो पहले आरजेएस के सिलेबस में भी था, लेकिन अब तो खैर नहीं है, और अच्छा है वो नहीं है। कोर्ट फीस एक्ट और स्टाम्प एक्ट ऐसे हैं जो चाहकर भी याद नहीं होते, बहुत टेक्निकल एक्ट है ये। स्टाम्प ड्यूटीज, जहां स्टाम्प ड्यूटी की बात करी है वहां स्टाम्प ड्यूटी लगानी पड़ती है। अगर स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती है तो कोई मुझे बताएगा क्लास में कि क्या होता है उसका इम्पैक्ट? अगर स्टाम्प ड्यूटी आपने नहीं लगाई है किसी भी प्लांट पर, तो स्टाम्प ड्यूटी किस पे लगेगी? खारिज हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ऑर्डर 7 रूल 11 में, ठीक है, लिखा हुआ है ना उसमें कि अगर इनसफिशिएंट स्टाम्प ड्यूटी मिली, एक कारण ये भी है कि इनसफिशिएंट स्टाम्प ड्यूटी है, तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर 7 रूल 11 में खारिज कर देंगे, उसे वाद को नामंजूर कर देंगे, वाद पत्र को, सॉरी। क्या मतलब होता है ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट का? अब मैं हाथों हाथ आपकी वॉकेब भी करवाती जाऊंगी, ताकि एग्जाम में वॉकेब से मात ना खाओ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछूंगी। क्या मतलब होता है ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट का? हिंदी इंग्लिश में अगर नंबर कवर कर लो ना, एक को मुंह नीचे करने की जरूरत ना पड़े। इस बार जो हिंदी इंग्लिश पूछी थी ना 30 नंबर की, 30 में से 30 वाली थी वो, ठीक है। कितनी थी? 30 में से 30 वाली। इतना हलवा तो कोई नहीं परोसता थाली में लाके। जहां आपको बताया गया है, जो बुक आपको छोटी सी बुक बताई, इतनी सी नवीन हिंदी व्याकरण, छोटी सी बुक है ना वो, उसमें से पूरा पेपर बना है। इंग्लिश का भी इजी था। कौन सा वो अलास वाला क्लास में नहीं कराया मैंने? कौन सा नरेशन पैसिव वाले कोई ऐसा क्वेश्चन आया हो? और पैसिव का क्वेश्चन तो इतना सिंपल दिया है, उसमें तो आपने ऑब्जेक्ट डिटरमाइन कर लिया हो ना, तो डायरेक्ट आंसर था। अवर सराउंडिंग जो क्लीन वाला आया था वो, तो उसमें अगर आपने ऑब्जेक्ट डिटरमाइन कर लिया, और कितनी बार चिल्लाती हूँ, क्या और किससे पूछ लो, सब्जेक्ट से, हाँ क्रिया से पूछ लो, वर्ब से, कि क्या और क्या करना है, तो अवर किससे क्लीन करना है? अवर सराउंडिंग्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट निकलते तो आंसर निकल के आ गया हाथ में। वाह 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 इसका मतलब होता है न्यायिक अवधारणा इतना सोचने का टाइम क्या दिया था? तो जो चीजें पहले आपकी, मैं हमेशा क्लास में बोलती थी कि जो चीजें आपकी स्ट्रांग है उस पर जाओ। अगर पेपर देख के पता चल रहा है कि यार बहुत टफ पेपर पूछा है, कंसेप्चुअल पेपर पूछ लिया, तो आप डायरेक्ट मूव करो हिंदी इंग्लिश पर। वो 30 नंबर अपने सिक्योर करके आओगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा पेपर करने का। लेकिन क्या किया बच्चों ने? आगे वाला तो बिछा ही पड़ा था, पीछे को भी बिछा दिया कि तू भी सो जा, हमें क्या जरूरत। तो 30 नंबर पहले सिक्योर करने थे दिमाग लगा के, और फिर आगे आना था। लेकिन सीपीसी और सीआरपीसी में उलझ के रह गए और उसको बिगाड़ दिया। चलो छोड़ो, अब मैं क्या बोलूं। कंसिस्ट, मेहनत मेरी खराब करी है ना, इसलिए गुस्सा होता है। संविदा की न्यायिक अवधारणा का मतलब होता है ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट का न्यायिक अवधारणा प्रस्तावित स्वीकृति में है।
ठीक है। न्यायिक अवधारणा किस में है? ऑफर और एक्सेप्टेंस में। क्यों होती है? क्योंकि इन दोनों पर ही बेस है कॉन्ट्रैक्ट। कोई प्रपोजल देगा और सामने वाला एक्सेप्टेंस देगा, तब जाकर वो एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो उसका ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट है जो न्यायिक अवधारणा है वो किन दो चीजों में? ऑफर और एक्सेप्टेंस में है। ये दोनों चीजें होंगी तभी आगे बात बढ़ेगी, ठीक है। तो ये न्यायिक अवधारणा में आते हैं और ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट का मतलब होता है न्यायिक अवधारणा। अब हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है अपने सिलेबस मतलब कॉन्ट्रैक्ट के उसमें, वो चीजें मैं लिस्ट लिखवाऊंगी और एक एक चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आज मुझे आपको लिखवाने हैं। कल से क्लासेस में वही रूटीन रहेगा, सेम टू सेम जो पहले रहा करता था। और सबसे अनुरोध है जो ऑनलाइन है कि वो ऑफलाइन आए, मजबूरी ना हो तो, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाई होगी। ये चीजें मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि जितना क्लास में समझोगे उतना कहीं नहीं समझ सकते। मुझे मेरे टाइम में अगर कोई मुझे ऑनलाइन पढ़ा देता ना, मैं पढ़ाई छोड़ देती। मतलब मेरे साथ ये कंसेप्ट था। ऑनलाइन का ऐसा होता है, देखो जिसकी मजबूरी हो, हाँ जो उसको समझ में आ जाए वो पढ़ो। लेकिन ऑफलाइन अगर जो आ सकता है, जो फ्री है, किसी किसी चीज में इंगेज नहीं है, किसी नौकरी में या पढ़ाई में, दूसरी पढ़ाई में, वो तो आ सकता है ना कि भाई आपको करना ही यही है और आप यहाँ स्पेसिफिकली इस चीज के लिए रह रहे हो, तो फिर आओ। पहला पढ़ेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड स्कोप ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि आपको भी पता है कि अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है ये, आज का तो है नहीं। 1872 का है। तब कौन रहते थे यहाँ? अंग्रेज रहते थे। तो उनके जमाने का है तो हमें पता तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट में पूरे में ऐसा मिलेगा जब कंपैरेटिवली स्टडी चलेगी कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। जैसे हमारे यहाँ का वर्ड क्या है? प्रपोजल है। ऑफर कहाँ से लिया गया है? इंग्लिश लॉ से। तो चीजें ऐसी है जैसे इम्पॉसिबिलिटी आती है और फ्रस्ट्रेशन आता है जो आपका 56 है। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की जहां बात करते हैं और डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो इम्पॉसिबिलिटी कहाँ का है? इंडियन लॉ का। और फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आया है? इंग्लिश लॉ से आया है। तो वर्ड्स का अलग अलग कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ये पूरा कंपैरेटिवली स्टडी चलती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। और जो यहाँ के अभी नए बने उनमें तो कोई कंपैरेटिवली, आज 1 जुलाई है, आज से आपके तीनों नए लॉज एनफोर्स हो चुके हैं, ठीक है। उनका एनफोर्समेंट डेट तो अब आपको याद ही रहेगा, मुझे लिखवाना पड़ेगा क्या? 1 जुलाई 2024 BNS और जो भी है, मुझे तो वो भारतीय नागरिक पूरा हिंदी में कर दिया, उसे इंग्लिश का कंसेप्ट खत्म कर दिया। भारतीय नागरिक संहिता, सुरक्षा संहिता और एक साक्ष्य अधिनियम। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हिंदी मीडियम वालों को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका तो पहले ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते थे। इंग्लिश मीडियम वाले एविडेंस से साक्ष्य पर आ गए। अब उनको पता चल गया एविडेंस का मतलब क्या होता है, साक्ष्य, ठीक है। कोई ना, आज आप लोग काफी दिनों बाद मिले ना, तो मेरा मन कर रहा है बातें करने का। नहीं नहीं, मैं टॉपिक्स लिखवा के करूंगी तो। मेरे पेपर में याद नहीं है आपको? मैं इसलिए नहीं करती थी क्योंकि मेरे ऊपर बर्डन था आपको माइनस कंप्लीट करवाने का। आपको पता है कि वो कितना हेक्टिक शेड्यूल रहा है 2 महीने का। तो 2 महीने में मुझे आपको सारे एक्ट्स करवाने थे। अगर आप देखोगे लिस्ट ऑफ एक्ट्स, तो मैंने आपको सारे अमूमन माइनर करवा दिए थे। अगर वो नहीं करके जाते तो पेपर का क्या करके आते? हाँ, अगर मैं बातें करती ना तो वो कंप्लीट नहीं होते। तो मुझे हिंदी इंग्लिश और आपके माइनर्स कंप्लीट करवाने थे, इसलिए मैंने बातें नहीं करी बिल्कुल भी क्लास में। उस टाइम मैं खुद ही कितना पजल्ड रहती थी कि करवाना है, जल्दी जल्दी करवाना है। कोई बात नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा, अब तो स्लो स्लो चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है। अब अभी तो एपीओ वगैरह में भी टाइम ही है, उसकी भी धीरे चलेगी।
देखो जब सर पे आप पड़ती ना तब भागना भी पड़ता है, उस रेस के लिए भी हम तैयार हैं। सर का अपना है, सर के पास मेजर एक्ट है भाई, मेरे पास माइनर है। आपको पता है मेरे पास 2 बर्डन और है, हिंदी और इंग्लिश, वो करवाने के लिए मुझे भागना पड़ता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है फॉर्मेशन का हिंदी मीन? ऐसे लिखने नहीं लिखने हैं, हाँ, गठन। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीजें आती है, एक तो आपका आता है ऑफर, जिसे हम प्रपोजल भी बोलते हैं, मतलब प्रस्ताव और प्रस्तावना। और सेकंड आता है आपका एक्सेप्टेंस, स्वीकृति और प्रतिग्रहण। और एक और आता है, थर्ड आता है इंटेंशन टू क्रिएट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। विधिक नातेदारी सृजित करने का आशय। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अगर लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं हो तो कोई भी चीज, कोई भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सबसे मेजर जो इसकी नेसेसिटी है वो यही है। कोई एग्रीमेंट आप करते हो, हर घड़ी हर पल करते हो, हर इंसान से वादा करते रहते हो ना, वो क्या है? एग्रीमेंट है। जैसे आपने अपने दोस्त को कुछ भी देने का या उससे कुछ भी लेने का आपने वादा कर दिया, तो वो क्या है? एग्रीमेंट है। आपने ये भी बोल दिया कि कल से इस चेयर पे मैं बैठूंगा तो उस पे बैठना, तो वो भी एक एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट तो आप हर पल हर घड़ी करते हो, लेकिन हर हर एग्रीमेंट को कोर्ट लेके जा सकते हो क्या? ऐसे तो कोर्ट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो उसके अंदर क्या देखा जाता है कि इंटेंशन था पार्टीज का लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, और ये डिस्कस हुआ था बॉलफोर वर्सेस बॉलफोर के केस में। कोर्ट ने कहा डिस्कस किया था इसे? बॉलफोर वर्सेस बॉलफोर के केस में डिस्कस किया था कि पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। और उसका केस क्या था, उसका थोड़ा फैक्ट बता देती हूँ, दिमाग में रहे, कि हस्बैंड और वाइफ घूमने के लिए कहाँ गए थे? विदेश गए थे। तो पति की कहाँ थी, पति की नौकरी कहाँ थी? इंडिया में। समझ में आई? तो पति को काम, वहां उसकी वाइफ की तबीयत हो गई खराब, तो वाइफ को वहां से आने के लिए परमिशन नहीं मिली, तो उसे वहां रहना पड़ा, और हस्बैंड को काम के लिए वापस आना पड़ा। तो उन्होंने अपनी वाइफ से आते टाइम बोला था कि मैं तुम्हें पर मंथ कुछ अमाउंट दूंगा। वो होता है ना गुजारे भत्ते के लिए, भाई एक अमाउंट फिक्स करके आए थे कि पर मंथ में भेजूंगा। कुछ टाइम भेजा, बाद में भेजना बंद कर दिया। तो पत्नी ने सूट फाइल किया कि हमारे बीच में क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये मुझे पैसे देंगे हर महीने के। तो जब केस पहुंचा तो कोर्ट ने देखा कि इनके बीच में क्या इंटेंशन था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। पूछा गया पार्टी से, तो पार्टी से पूछा गया कि क्या तुम्हारे बीच में जब ये एग्रीमेंट कर रहे थे तब ये इंटेंशन था कि कल से अगर ये तुम्हें पैसे देना बंद कर देंगे तो तुम कोर्ट लेके आओगे इसे? उस टाइम था जब एग्रीमेंट किया था कि नहीं? नहीं था ना उनके बीच में, तो बाद में उसने सूट फाइल किया है। तो जब किसी भी एग्रीमेंट को करते टाइम अगर आपका इंटेंशन नहीं है उसके अंदर लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट उसे कन्वर्ट नहीं करती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानती, उसे सिर्फ एग्रीमेंट रहने देती है। तो जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, उस केस में ये भी एक लैंडमार्क चीज डिसाइड हुई थी कि जो सोशल एग्रीमेंट्स है और जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, जो घरेलू होते हैं और सामाजिक होते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। और जो आपके ये होते हैं कौन से, कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो व्यापारिक करार होते हैं, वो क्या माने जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। क्योंकि अगर आप कोई व्यापारिक करार करोगे, कोई कॉमर्शियल एग्रीमेंट करोगे, तो ऑब्वियसली उसके टर्म्स और कंडीशन में लिखोगे कि कल से अगर इसने ये काम नहीं किया तो मैं इसे कोर्ट में लेके जाऊंगा।
ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वो उसी टाइम उनका इंटेंशन, जब वो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तभी उनका इंटेंशन हो जाता है कि अगर ये काम नहीं किया गया तो वो उसे कोर्ट में घसीटेंगे, ठीक है। तो वो क्या माने जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। लेकिन जो सोशल होते हैं और डोमेस्टिक होते हैं, कल से अगर आपके कोई भाई आपको कह दे या आपकी बहन आपको कह दे कि वो आपको फोन लाके देगी, आपको कुछ और चीज लाके देगी और ना लाके देगी, तो आप उसको कोर्ट थोड़ी लेके जा सकते हो कि भाई मेरी बहन ने मुझे ये लाके नहीं दिया, या कोई सामान नहीं लेकर आई बाजार से, तो आप कोर्ट थोड़ी लेकर जाओगे। तो वो क्या हो गए, आपके डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हो गए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है होने में तो, लेकिन वो नहीं माने जाते, उनको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन मस्ट एलिमेंट माना जाता है कि इन पक्षकारों का आशय होना चाहिए विधिक नातेदारी सृजित करने का, तभी आगे का बात बढ़ेगी, वरना बात वहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा जो पॉइंट आता है, ये इसके पॉइंट्स है। तीसरा आता है आपका कंसिडरेशन। मस्ट ए कंसिडरेशन, प्रतिफल, किस किस में आता है ये आपके सेक्शन, किसमें आता है 2E और सॉरी डी, डी ई नहीं, डी और किसमें आता है, मेनली कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन की बात किसमें की गई है, सेक्शन 25। कहाँ छोड़ के आऊं मैं सबको कॉन्ट्रैक्ट के 25 में क्या बोला गया है कि एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। लेकिन उसमें तीन कंडीशन क्या दी गई है, एक्सेप्शनल कंडीशंस दी गई है, जिनमें वॉइड नहीं माने जाते अगर कंसिडरेशन नहीं होता, और इसके अलावा और भी होते हैं। जैसे आप कोई चैरिटी करते हो, वो एक्सेप्शनल कैटेगरी में। जैसे आप कोई गिफ्ट कर रहे हो, गिफ्ट की बात तो उन्होंने नीचे ही लिख दी है। आपका जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट किया जाता है, उसमें भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। अगर कंसिडरेशन आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो नॉर्मली प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये दो चीजों में बात करिए आपके 2D में और सेक्शन 25 में। चलिए नेक्स्ट जो आपका फोर्थ है जिसे हम पढ़ेंगे, वो है आपके कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। पक्षकारों की वैसे बताया नहीं, आपको याद नहीं आई मेरी पेपर में, ऐसे मैडम याद नहीं आएगी किसी क्वेश्चन में। अरे कैसे बच्चे हो तुम लोग एहसान फरामोश बच्चे हैं बिल्कुल ही पेपर में डूब गए, मतलब टीचर याद नहीं आ रहा ऐसे नहीं सोचा कि मैडम ने ये बताया था, पढ़ाया था। हाँ, बड़े एहसान फरामोश निकले तुम तो। इससे अच्छा तो बाहर वाले बच्चे हैं, कम से कम वो ये तो कहते हैं कि हाँ याद आई कहीं ना कहीं। याद तो आई ना, कहीं तो आई, कहीं तो याद आई ना, बिल्कुल ही मना कर देते हो देखो उसे याद आई, वो नहीं निकली। ऐसे ऐसे एहसान फरामोशी नहीं, मतलब मैं याद ही नहीं आ रही। मैं सोच रही थी, मैं पेपर को देख के सोच रही हूँ कि बच्चों को याद तो आई होगी मेरी, जब वो कर रहे होंगे तो। मैं सोचा शब्द शुद्धि में भी याद आएगी, वाक्य शुद्धि में भी याद आएगी, सब बोर्ड पे लिखवाई हुई चीजें थी। नहीं नहीं, याद सबको आई, अब मना कर रहे हो यहाँ के देखो सक्षमता में क्या क्या देखा जाएगा, कॉम्पिटेंसी में क्या देखा जाएगा, ये बात करता है आपका सेक्शन 11 और 12। 11 और 12 आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये सब में लिखवाऊंगी। हम लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अभी वो कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे। तो सेक्शन 11 और 12 में बताया गया है कि एक तो माइनर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या होता है, वॉइड होता है। इसके ऊपर भी पूरा लॉ लिखवाना है मुझे आपको, जो इंटरव्यू में भी पूछते, कई बार क्वेश्चन भी बन के आ जाता है, क्योंकि मेंस में कॉन्ट्रैक्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। माना प्रीवी में इतना वेटेज नहीं है, मैक्सिमम 3 या 4 मार्क्स का होता है इसका, इस बार तो और भी कम हो गया। माइनर, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, विकृत चित्त। हिंदी भी पढ़ना शुरू कर दो अब साइड में।
डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, विधि द्वारा निर्हरित, या अयोग्य भी बोल सकते हैं इसे हम। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट करने से किसी को डिसक्वालिफाइड कर दिया, किसे कर दिया? जैसे कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है, नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एक कोई भी क्रिमिनल है, वो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? नहीं कर सकता। जब तक उसे सेंटेंस में है, वो जब तक जेल में है, वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आफ्टर जेल, आफ्टर सेंटेंस, जब वो जेल से छूट कर आ जाता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। कोई भी विदेशी शत्रु, एलियन एनिमी, विदेशी शत्रु है जिसके साथ। एलियन एनिमी कौन होता है? जिसके साथ हमारा देश युद्ध की स्थिति में होता है, एट ए वॉर। जब वॉर में होता है, युद्ध चल रहा होता है दो देशों के मध्य में, तो वो क्या कहलाता है? आपका एलियन एनिमी कहलाता है, विदेशी शत्रु कहलाता है। उसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं? डिसक्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं। ना वो अनसाउंड माइंड है, ना वो माइनर है, लेकिन वो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, तो ये माने जाते हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 5th पॉइंट, फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सम्मति। इसकी बात की गई है आपके सेक्शन 14 में। किसमें बात की गई है? सेक्शन 14 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टीज के बीच में क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइड नहीं, वॉइडेबल होता है। ठीक है। अगर फ्री कंसेंट नहीं होती है तो कहाँ होता है? वॉइडेबल होता है। और उसकी बात की गई है इन्होंने 15 से 18 के बीच में करी है। ठीक है। और 19 और 19A में ये चीज बताई गई है कि क्या माने जाते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं। क्या क्या चीजें कवर होती है इसमें आपकी? कॉर्शन, प्रपीड़न, अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर। अगर विजिलेंट होकर पढ़ोगे ना तो मैं यहीं के यही चीजें याद करवा दूंगी, घर जाके माथा फोड़ी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्लास में सब चीजें याद हो जाएगी। पर हाँ, उसे पूरा टाइम देना पड़ेगा, क्लास में पूरा दिमाग लगा के पढ़ना है। वो उसके इलस्ट्रेशंस में दिया हुआ है, लेकिन इनिशियली क्या बोला गया है? विकृचित नहीं कर सकता। उसमें ये बताया गया है कि कोई भी अगर सक्षम आदमी, विकृचित की परिभाषा कॉन्ट्रैक्ट में अलग दी गई है। जैसे विकृचित अगर किसी लॉ ने डिक्लेयर किया है, वो वाली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चलती है। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि एक सही आदमी भी विकृचित हो सकता है। भाई कोई एक सही आदमी है, उसे जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब मिर्गी का दौरा पड़ गया, उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट के इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है, जो आपके उस सेक्शन 12 में है, वहां डेफिनेशन अलग बताई गई है कि जो संविदा करते टाइम विकृचित है, मतलब जो संविदा को नहीं समझ सकता, उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस को नहीं समझ सकता, वो विकृचित है। लॉ ने डिक्लेयर किया है, बाहर से किसी डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है, उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता। कॉन्ट्रैक्ट मानता है उसे कि कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कौन अनसाउंड माइंड है। माना कोई एक सही स्वस्थ आदमी है, जैसे मैं हो गई, और मुझे उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कोई दौरा पड़ गया, तो मैं क्या मानी जाऊंगी? विकृचित मानी जाऊंगी। और कोई विकृचित आदमी अनसाउंड माइंड है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो उसके टर्म्स और कंडीशन को समझ सकता है, वो उसको समझने में सक्षम है, तो वो क्या माना जाएगा? साउंड माइंड माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन उस डेफिनेशन से अलग है। ठीक है। फ्रॉड, कपट, दिल तोड़ दिया बच्चों ने मेरा। मैंने सोचा मेहनत करी है तो बच्चे दिल तो रखेंगे, बिल्कुल ही तुम तो एहसान फरामोश, एकदम वो हो, मतलब निर्दयी बच्चे। इससे तो बाहर वाले बच्चे आ रहे हैं ना, वो ज्यादा सही है।
किसी को कभी कोई पर्सनल गाइडेंस दी हो ना किसी चीज की, तो उन्होंने कह दिया कि आपकी बहुत याद आई पेपर में, लेकिन जिनको 2 महीने डेडिकेशन दिया वो नकार दिया उन्होंने। बिल्कुल मन तोड़ दिया मेरा। दुर्व्यपदेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, और आपकी लास्ट होती है मिस्टेक, भूल। 6 टॉपिक होता है आपका, 6 बड़ा वाला, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम किसके बारे में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, शून्य करणीय संविदा। सेवंथ है आपका लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। देखो बच्चे, इधर आ रहा है, बच्चों को आई है मेरी याद। ऑनलाइन वाली ठीक है, इससे तो यहाँ आके तो तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं भी याद नहीं करूंगी अब। उद्देश्य व प्रतिफल की वैधता। देखो है ना, टीचर वाले रूप में आते हैं ना, तो ना आप पढ़ सकते हो ना मैं पढ़ा सकती हूँ। मैं उसी तरह से रहूंगी ना जैसे आप मुझे अपना मेंटोर मानो कि हाँ ये गाइड करेंगे, ये चीजें वो वाली चीज होती है। तो वो सबने कहा है, लेकिन यहाँ वह बच्चे बैठे हैं ना, वो ऐसे कहते हैं कि हमें तो पेपर में टाइम ही नहीं मिला। बहुत